हेलो स्टूडेंट्स, पैराबोला से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। द रेडिकल सेंटर ऑफ द सर्कल्स ड्रॉन ऑन द फोकल कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एज डायमीटर्स इज, ये हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, -a,0, a,0, 0,0 एंड a,a। तो क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया गया, जरा आप उसको देखें। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, वो है रेडिकल सेंटर ऑफ द सर्कल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने ये 2 सर्कल बनाए, ये है 2 सर्कल बनाए और इनके बीच में मैंने एक लाइन बना दी। इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट अपनी तरफ से चूज करो। जैसे मैंने ये पॉइंट चूज कर लिया। अब इस पॉइंट से इस सर्कल और इस सर्कल पे टेंजेंट्स बनाओ। तो मैंने ये 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए। तो अगर इन 2 टेंजेंट्स की लेंथ बराबर है तो फिर इस लाइन को हम बोलेंगे यहां पर रेडिकल एक्सिस। ठीक हो गया। अब मान लो ये तो हमने सिर्फ 2 सर्कल्स लिए हैं। अगर हम यहां पर 3 सर्कल्स ड्रॉ करें, मैंने ये 3 सर्कल्स ड्रॉ कर लिए, तो ये मैंने एक रेडिकल एक्सिस ड्रॉ किया और इसी तरीके से इस और इस सर्कल का भी मैंने एक रेडिकल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब इस सर्कल और इस सर्कल के लिए भी रेडिकल एक्सिस ड्रॉ करोगे तो ये सारे रेडिकल एक्सिस जिस पॉइंट पर मीट करेंगे ना, उसको हम बोलेंगे रेडिकल सेंटर। तो ये मतलब है रेडिकल सेंटर। इवन जब 2 सर्कल्स एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं, तब रेडिकल एक्सिस उनके कॉमन कॉर्ड से पास होता हुआ जाएगा, तब भी हमारे पास सिचुएशन वही रहेगी। ये दोनों टेंजेंट्स बराबर हैं, इसलिए इसको रेडिकल एक्सिस कहते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये जो रेडिकल सेंटर है ना, हमें इसे फाइंड करना है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। तो उसमें हमें दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक हो गया। अब इस पैराबोला के लिए हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास पैराबोला है, ये इसका एक्सिस जिसको x एक्सिस कहते हैं, ये y एक्सिस है। तो इसमें ये आपका a,0 है। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लेते हैं। तो अब इसमें जरा मैं इसका फोकल कॉर्ड बनाता हूँ। अब वो क्या लगता है, कितने फोकल कॉर्ड्स बनाया जा सकता है? कितने भी, अनलिमिटेड। आप कितने भी फोकल कॉर्ड्स बना सकते हैं। ठीक हो क्या? अब उन्होंने ये कहा है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जितने भी आप फोकल कॉर्ड्स बनाएंगे, उन सभी फोकल कॉर्ड्स को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। मतलब ये जो हमने फोकल कॉर्ड बनाया, इनके एंड पॉइंट्स को लेकर आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे। अब ये जो फोकल कॉर्ड पैराबोला का था, अब ये इस सर्कल का क्या हो जाएगा? डायमीटर। इसी तरीके से हमारे पास ये दूसरा फोकल कॉर्ड है, इसके लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। एक और सर्कल बनाएंगे जिसके लिए ये डायमीटर माना जाएगा, मतलब उस सर्कल के लिए डायमीटर माना जाएगा। ऐसे ही हमारे पास तीसरा फोकल कॉर्ड, चौथा फोकल कॉर्ड। तो जितने भी फोकल कॉर्ड्स आप बना सकते हो, उन सभी फोकल कॉर्ड्स को एक सर्कल का डायमीटर मानते हुए सर्कल आप ड्रॉ करोगे। तो ऐसे काफी सारे सर्कल्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन में कहा है उन सभी सर्कल्स का जो रेडिकल सेंटर है, आपको वो फाइंड करना है। ये क्लियर हो गया होगा? तो अब इसको करेंगे कैसे? हम अभी के लिए सिर्फ क्या करते हैं, एक ही सर्कल यहां पर, एक सर्कल की इक्वेशन ही यहां पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। जरा इसको फिर से समझते हैं। ये था ना, ये फोकस है और ये हमारे पास फोकल कॉर्ड। अच्छा, अब फोकल कॉर्ड के कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे हम? आपको यह पता है कि अगर इसको मैं P मान लूं और इसको Q मान लूं, तो P के कोऑर्डिनेट्स मैं मानूंगा a,t1 स्क्वायर, a,t1। ठीक है। Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे a,t2 स्क्वायर, 2a,t2। ठीक है। पर ये क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है, तो आप ये चीज ध्यान रखें कि जो t1 मल्टीप्लाई t2 होता है वो -1 के बराबर होता है। तो मतलब t2 को हम बोल सकते हैं -1/t1। तो जो q है उसके कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे यहां पर। तो नए कोऑर्डिनेट्स मतलब यही होंगे, t2 को रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा 1/t1 स्क्वायर और ये हो जाएगा -2a/t1। तो अब p और q के कोऑर्डिनेट्स हमें ये मानने पड़ेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी के लिए मैं t1 लेने के बजाय t ले लेता हूं, तो इस हिसाब से यहां पर p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a t स्क्वायर,
2at और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a ओवर टी स्क्वायर कॉमा 2a ओवर टी माइनस। ठीक हो गया। अब आपको ये पता है कि अगर एक सर्कल के डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स आपको दे रखे हैं तो उसकी इक्वेशन कुछ ऐसे लिखते हैं, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो यहां पर x1 x2 क्या है, ये है x1 a टी स्क्वायर और x2 है a ओवर टी स्क्वायर, y1 है 2at और y2 है माइनस 2a ओवर टी। अब इसको यहां पर पुट करते हैं तो x माइनस ए टी स्क्वायर x माइनस a ओवर टी स्क्वायर, यहां पर भी y माइनस 2at और y प्लस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2a ओवर t इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या आती है। तो यहां से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर और प्लस ये आपको मिलेगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खुद भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आ रहा है। यहां पर भी ऐसे ही कुछ मिलेगा, हमें ये मिलेगा वाई स्क्वायर एंड माइनस 2a वाई टी माइनस 1 ओवर टी और माइनस 4a स्क्वायर, कुछ ऐसा मिलेगा इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करें और ठीक से लिखें तो ये हमारे पास ऐसा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर और ये देखो यहाँ पर ये है माइनस 2ay टी माइनस 1 ओवर टी, ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पहले वाले सर्कल की इक्वेशन आ गई है, ध्यान से देखें, पहले वाले सर्कल की इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ तो बहुत सारे सर्कल बनेंगे, काफ़ी सारे सर्कल्स, लेकिन उन सभी सर्कल्स की इक्वेशन भी तो ऐसी निकालेंगे अगर फोकल कॉर्ड्स के एंड पॉइंट्स आपको मिल जाए। अब यहाँ पर ये जो फोकल कॉर्ड्स थे इसके एंड पॉइंट्स मैंने लिए थे ए टी स्क्वायर 2at और दूसरा लिया था ए टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2at। ऐसे ही अगर दूसरा बनाओ तो फिर t को रिप्लेस करके t1 लिखना पड़ेगा, तीसरा बनाओ तो t को रिप्लेस करके t2 लिखना पड़ेगा, चौथा बनाओ तो t को रिप्लेस करके t3 लिखना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल्स की इक्वेशन बन जाएंगी। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं एक सर्कल की इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है, अब मैं दूसरे सर्कल की इक्वेशन बिल्कुल ऐसे ही लिखूंगा, बस t की जगह t1 से रिप्लेस कर दूंगा, है ना। t को t1 से रिप्लेस कर दो तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, ये हो जाएगा t1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर t1 स्क्वायर। यहां पर क्या होगा 2ay t1 माइनस 1 ओवर t1 माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको खुद सॉल्व करके देखना, कहीं पर कोई करेक्शन करना हो तो आप खुद कर लेना। इसी तरीके से तीसरी इक्वेशन भी ऐसी बनेगी, बस t1 को रिप्लेस करके t2, ऐसे सारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक हो गया। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, ये तो पता ही आपको, ये सेंटर फाइंड करना है, लेकिन ये सेंटर हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। अगर तुम्हारे पास दो सर्कल की इक्वेशंस हैं तो आप ये जो रेडिकल एक्सिस है इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दो सर्कल है, इस लाइन की इक्वेशन, इस रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका तरीका होता है s1 माइनस s2 इक्वल टू 0। ये तरीका होता है। अगर ये सर्कल है इसकी इक्वेशन s1 है और दूसरा सर्कल है इसकी इक्वेशन s2 है, तो आप इन दोनों को माइनस करके 0 के इक्वल रखो तो आपके पास ये रेडिकल एक्सिस है ना, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर मैं इन्हीं दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं, इसको बोलूं s1, इसको बोलूं s2 और दोनों को माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ x और y की टर्म बची। इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन निकाल लूं तो ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा उसको नाम दे दिया a। यहां से अगर मैं y कॉमन निकाल लूं, ब्रैकेट में जो बचेगा माइनस या प्लस साइन के साथ, उसको नाम दे दिया b इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया। ऐसे ही जब तीसरी सर्कल की इक्वेशन को इनमें से किसी के साथ माइनस करोगे तब भी इक्वेशन ऐसी ही बनेगी, उसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखें,
ठीक हो गया। तो जितनी भी सर्कल्स की इक्वेशन बनेगी उनको एक दूसरे के साथ ऐसे सेपरेट करेंगे तो कई सारे रेडिकल एक्सिस की इक्वेशंस आएंगी, वो बिल्कुल इसी टाइप की होंगी, मतलब कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। अब आपको पता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 2, अगर ये कांस्टेंट टर्म लिखा है तो इसका मतलब ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। लेकिन यहाँ कांस्टेंट टर्म की जगह अगर जीरो है, मतलब जीरो कांस्टेंट टर्म अदर देन जीरो है, ठीक है, तब तो वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, लेकिन जीरो है तो ओरिजिन से पास करेगा। इसका मतलब ये वाली लाइन कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से। तो ऐसे आपको बहुत सारी इक्वेशंस मिली होंगी जब अलग अलग सर्कल्स की इक्वेशन को आपने सब्ट्रैक्ट किया होगा। तो ये सारी की सारी लाइंस किस कॉमन पॉइंट पर से पास कर रही हैं? वो है ओरिजिन। तो इसका मतलब हो गया कि जितने भी रेडिकल एक्सिस हैं वो सारे के सारे जिस कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कॉमन पॉइंट आपका है ओरिजिन, और आपका जो ओरिजिन ही आपका रेडिकल सेंटर भी है। तो इसके बाद आपको ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करना चाहते हैं इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो आपके पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, और यही आपके पास क्या है? रेडिकल सेंटर भी है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, इसमें हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ फिट बैठ रहा है। सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन आई होप कि आपको सोल्यूशन पूरा समझ में आ गया होगा। सोल्यूशन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।